गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं योगिता शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे आरोह भाग 2 से कविता पतंग, जिसके रचयिता हैं आलोक धनवा। आलोक धनवा का जन्म सन 1948 में बिहार के मुंगेर में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित, उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियों से प्रसिद्धि, दुनिया रोज बनती है एकमात्र काव्य संग्रह। प्रमुख सम्मान राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान। आइए देखते हैं कविता के बारे में। पाठ्यपुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, बालमन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे हमें बिंबों की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादो यानी अंधकार के बाद के शरद उजाला की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? जी हाँ, हम सब भी उनके साथ हैं। और अब हम पढ़ेंगे कविता पतंग। जैसा कि हमने इसके कविता के परिचय में पढ़ा कि यह कविता बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण है। यानी कि यहाँ पर बाल मन की इच्छाओं का, उसकी उमंग का, उत्साह का चित्रण किया गया है। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो बच्चों, इस कविता में कवि कहते हैं कि बरसात के मौसम में जो तेज बौछारें पड़ती हैं, जो भादो मास में, जो कि वर्षा का महीना होता है, उसमें जो तेज बौछारें पड़ती हैं वे अब समाप्त हो गई हैं और अब भादो के महीने की विदाई के साथ साथ ही शरद ऋतु का आगमन हो गया है। अब चारों ओर प्रकृति में शरद का प्रकाश फैल गया है। इस समय सवेरे उगने वाले सूरज में खरगोश की आँखों जैसी लालिमा होती है। यानी कि यहाँ पर जो कहना चाहिए शरद ऋतु का जो सवेरा है उसकी तुलना किससे की गई है? खरगोश की आँख की लालिमा से। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। साथ ही साथ कवि ने यहाँ पर शरद का मानवीकरण भी किया है। कवि कहते हैं कि शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, कि शरद जो है वह अपनी नई चमकीली साइकिल को
तेज गति से चलाते हुए जोर जोर से घंटी बजाते हुए आ रहा है। वह अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो कवि कहना चाहते हैं कि शरद ऋतु के आगमन से चारों ओर उत्साह और उमंग का वातावरण बन गया है और शरद ऋतु का जो मौसम होता है वह पतंग उड़ाने के लिए बहुत ही उपयुक्त मौसम माना जाता है, क्योंकि इसमें आसमान एकदम स्वच्छ रहता है, ना तो गर्मी होती है और ना ही सर्दी होती है। इसीलिए यह जो मौसम है ये बच्चों के पतंग उड़ाने के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। तो यहाँ पर बच्चों कवि ने बिंबात्मक शैली का भी प्रयोग किया है और यहाँ पर दृश्य बिंब श्रव्य बिंब का भी प्रयोग किया गया है। आगे हम देखें, कवि कहते हैं कि आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, कि शरद ऋतु ने आसमान को इतना मुलायम कर दिया है ताकि पतंग ऊपर उड़ सके। वह ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण बनाता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। सबसे हल्की और सबसे रंगीन चीज़ किसे कहा गया है? पतंग को। बच्चे दुनिया के सबसे पतले कागज व बांस की सबसे पतली कमानी से बनी पतंग उड़ा सकें। इन पतंगों को उड़ता देखकर बच्चे सीटियाँ, किलकारियाँ मारने लगते हैं, क्योंकि आपको तो जानते हैं पतंग उड़ाना बच्चों को बेहद पसंद होता है। और उड़ती हुई पतंगे, जब पतंग आसमान में उड़ती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो पतंगे तो आसमान में उड़ती हैं, लेकिन पतंगों के साथ साथ बच्चों का मन भी उड़ता है। भले ही पतंग की डोर उनके हाथ में हो, लेकिन पतंग की ऊंचाई के साथ साथ बाल मन भी उड़ता है। इसीलिए कवि ने इस कविता में हमने प्रारंभ में पढ़ा कि यह कविता बाल मन की उड़ान भरने की कविता है। उनकी सहज चेष्टाओं की, उनकी उमंगों की, उनके उत्साह की का जो है ये वर्णन करती है। तो बच्चे जो है उड़ती हुई पतंगों को देखकर जोर जोर से किलकारियाँ मारते हैं, सीटियाँ बजाते हैं, तालियाँ बजाते हैं और बहुत ही आनंद का अनुभव करते हैं। और ये जो ऋतु होती है इसमें रंग बिरंगी तितलियाँ भी हमें आसमान में उड़ती हुई दिखाई देती हैं। तो कविता में जो है, अगर हम इसमें काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य की बात करें तो काव्य सौंदर्य की जहाँ तक बात है कि यहाँ पर कवि ने बाल सुलभ चेष्टाओं का, उनकी उमंगों का, इच्छाओं का वर्णन किया है। शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। बिंबात्मक शैली का प्रयोग है। खड़ी बोली में सहज भाषा में अपनी बात को कहा गया है और कविता बहुत ही सरल सहज भावों के अनुरूप है। अगला काव्यांश देखिए बच्चों। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। यहाँ पर बच्चों की बात की जाती है कि बच्चे बहुत ही कोमल होते हैं, स्वभाव से भी, मन से भी और शरीर से भी। तो ऐसा लगता है कि मानो वो जन्म से ही अपने साथ क्या लेकर के आते हैं? कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वो पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। कवि कहना चाहता है कि बच्चे बहुत कोमल होते हैं, वह बचपन से ही अपने साथ कपास लेकर के आते हैं और जब वे पतंगों के पीछे, जब आसमान में पतंगे उड़ती हैं तो उन्हें सुध नहीं रहती, वो बेसुध होकर इधर से उधर दौड़ते हैं। तो जो कठोर छतें होती हैं वो भी ऐसा लगता है कि उनके पैरों के नीचे आकर मानो नरम हो गई हों। पृथ्वी भी मानो घूमती हुई खुद उनके पैरों के नीचे आने का प्रयास करती है। छतें नरम हो जाती हैं और जब वो जो इधर से उधर वो छतों पर नंगे पैर दौड़ते हैं तो उनके पदचाप से, उनकी पैरों की जो ध्वनि होती है, इधर उधर दौड़ने की जो धप धप की ध्वनि है, उससे ऐसा लगता है कि मानो दिशाएं मृदंग की तरह बज उठती हैं। मृदंग एक वाद्य यंत्र होता है जिससे कि बहुत ही अच्छी आवाज़ निकलती है। जब वे पेंगे भरते हुए चले आते हैं, जैसे झूले पर पेंगे भरी जाती हैं, आगे पीछे होते हैं, ऐसे ही बच्चे लंबी लंबी अपने डग भर रहे हैं और डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर इधर से उधर भाग रहे हैं। छतों के
खतरनाक किनारों तक इधर से उधर दौड़ रहे हैं, छतों के किनारों पर जा रहे हैं। और कई बार तो बच्चे भूल जाते हैं पतंग को देखते हुए कि ऐसा लगता है कि वो एकदम से छत के किनारे पर आ गए हैं। लेकिन इस खतरनाक स्थिति से भी उन्हें गिरने से बचाता है उनके रोमांचित शरीर का संगीत। यानी कि उनका शरीर इतना रोमांचित होता है, इतना ज़्यादा वो प्रसन्न उस समय होते हैं कि ऐसा लगता है कि वो रोमांचित शरीर का जो संगीत है वही उन्हें गिरने से बचाता है। और पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती। ऐसा लगता है कि वो जो पतंग की जो ऊपर पतंग उड़ रही है और उसकी जो कहना चाहिए जो डोर उनके हाथ में है, वो पतली सी डोर ही उन्हें थाम लेती है। और एक महज एक धागे के सहारे वो लोग ऐसे पतंग उड़ाते रहते हैं और गिरने से बचते रहते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चों की कोमलता का और उनके पतंग उड़ाते समय उनके जो है कहना चाहिए उल्लास का वर्णन किया गया है। अगला काव्यांश देखिए। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। जब पतंग उड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि बच्चे भी, उनका मन भी बाल सुलभ मन, बच्चों का मन बड़ा कोमल होता है। और है ना, हर छोटे छोटे खेल में भी वो अपनी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। छोटे छोटे कहना चाहिए, तभी तो बच्चे गुड्डे गुड़ियों से भी खेलते हैं या छोटे मिट्टी के खिलौनों से खेल करके भी वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब उनकी पतंग आकाश में उड़ती है तो ऐसा लगता है कि उनका मन भी उड़ रहा है, वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्रों यानी कि अपने रोम छिद्रों के सहारे एकदम रोमांचित हो जाते हैं, उनका शरीर रोमांच से भर जाता है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो जो है छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं, यानी कि उनको ध्यान नहीं रहता पतंग उड़ाते समय, उनका जो है उनका ध्यान पतंग में होता है, ऊपर की ओर वो देख रहे होते हैं और किनारों पर आ जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि वो गिरते गिरते एकदम से बच भी जाते हैं, उन्हें ध्यान आता है कि अरे गिर रहे हैं, तो वो वापस से पीछे हो जाते हैं। और जब वो गिरने से बच जाते हैं तब तो और भी मानो निडर होकर, और भी कहना चाहिए सूरज से आंखें मिलाते हुए वो और भी निडर होकर के पतंगे उड़ाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं और चुनौतियों पर विजय पा लेते हैं तो अगली बार हम दोबारा दुगने उत्साह के साथ उन चुनौतियों का सामना करते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। और ऐसा लगता है कि पृथ्वी भी बहुत तेजी से घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास आ रही है, वो भी उनका साथ दे रही है। और वो भी जो है बार बार इधर उधर दौड़ते हुए बच्चों के उस दौड़ने के सुख को जो है उठा रही है। तो बच्चों, इस प्रकार ये कविता थी जिसमें कि हमने बाल मन की इच्छाओं, आकांक्षाओं को पतंग के द्वारा समझा कि किस तरह जब पतंग उड़ती है तो बच्चों का मन भी उड़ता है। बच्चे बहुत कोमल होते हैं, नाजुक होते हैं, लेकिन जब वो पतंग उड़ाते हैं तो वो छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं। कई बार तो स्थिति गिरने की हो जाती है, लेकिन जब वो गिरते गिरते संभल जाते हैं तो वो और भी निडर होकर, और भी साहसी होकर, और भी चुनौतियों से भरे हुए सूरज के सामने आते हैं और पतंग उड़ाते हैं। तो मुख्य तौर पर इस कविता में बाल सुलभ मन की जो है चेष्टाओं का वर्णन किया गया है, उनके उत्साह का वर्णन किया गया है कि किस तरीके से बच्चे अपनी ही दुनिया में रहकर पतंग उड़ाते हैं और किस तरीके से प्रसन्न होते हैं। अब बात करते हैं अभ्यास प्रश्न की। तो देखिए, बहुत छोटी सी कहना चाहिए ये जो है कविता, एक जो काव्य संग्रह है उसका एक छोटा सा भाग था। तो इसके आधार पर कविता के साथ यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्नों को आप अपनी जो है नोटबुक में करेंगे और जहाँ पर भी जहाँ बिंब पूछे गए हैं वहाँ बिंब बताएंगे, काव्य सौंदर्य बताएंगे, भाव सौंदर्य बताएंगे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। जिस तरीके के ये प्रश्न हैं जो कि सभी अधिकतर भावार्थ के आधार पर हैं, इन प्रश्नों के आप उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों, पढ़िए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, अपने घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।